हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। जब भी Su-57 का नाम आता है तो रूस इसे अपने सबसे एडवांस और घातक फाइटर जेट के रूप में पेश करता है। हाल ही में चीन के जुहाई एयर शो 2024 में रूस ने दावा किया कि Su-57 का पहला एक्सपोर्ट डील फाइनल हो चुका है, पर किस देश ने इसे खरीदा है ये नहीं बताया गया। अब सवाल उठता है, आखिर ये मिस्ट्री बायर कौन है? पिछले साल रूस ने कहा था कि भारत, अल्जीरिया, वियतनाम और तुर्की जैसे 5 देश Su-57 खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी महंगी कीमत और तकनीकी दिक्कतों के चलते किसी ने इसे नहीं खरीदा। अगला सवाल यह है कि क्या रूस इस डील के जरिए अपनी तकनीक को ग्लोबल मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहा है, या ये बस एक प्रचार स्टंट है? हालांकि देखिए, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा अल्जीरिया की हो रही है। नॉर्थ अफ्रीकी देश अल्जीरिया हमेशा रूस का भरोसेमंद ग्राहक रहा है। Su-57 जैसे स्टेल्थ फाइटर से अल्जीरिया की ताकत बढ़ेगी और यह नॉर्थ अफ्रीका में एक बड़ा सैन्य खिलाड़ी बन जाएगा। अगर सही में अल्जीरिया खरीद रहा है तो सोचिए, एक ऐसा देश जो हमेशा फ्रांस के फ्रांस अफ्रीका दबदबे से लड़ता रहा है, अब Su-57 जैसे घातक फाइटर जेट के साथ न केवल अपनी हवाई ताकत को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी बदल देगा। यानी कि इस क्षेत्र में फ्रांस और मोरक्को जैसे देशों को गंभीर चुनौती मिलेगी, जो आज भी अफ्रीका में अपना विस्तार करना चाहते हैं। आप सभी को पता होगा कि रूस ने Su-57 को भारत को भी ऑफर किया था, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि भारत को इसमें तकनीकी खामियां और ज्यादा कीमत की समस्या दिखी। दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस से राफेल खरीद लिया, जो Su-57 के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। रूस ने भारत को Su-57 का पार्टनर बनने का भी ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने कहा, हमें भरोसेमंद टेक्नोलॉजी चाहिए, ना कि सिर्फ नाम। भारत जानबूझकर इस लड़ाकू विमान को इग्नोर कर रहा है क्योंकि इसका रेपुटेशन एकदम खराब हो चुका है। यूक्रेन युद्ध के दौरान Su-57 पर कई आरोप लगे। जून 2024 में यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस के एक एयरबेस पर ड्रोन अटैक करके 2 Su-57 को नुकसान पहुंचाया। सैटेलाइट इमेज में एक जेट को जलता हुआ दिखाया गया। हालांकि रूस ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन यह घटना इस जेट की ऑपरेशनल विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। इतना ही नहीं, इस लड़ाकू विमान को कई विशेषज्ञ बिल्कुल आउटडेटेड मानते हैं। Su-57 में इस्तेमाल हुआ रडार तकनीक 2010 के दशक की है, जबकि अमेरिका और चीन ने नई पीढ़ी की तकनीक पर काम शुरू कर दिया है। Su-57 का स्टेल्थ तकनीक को फर्स्ट जनरेशन स्टेल्थ कहा जाता है, जबकि अमेरिका और चीन थर्ड जनरेशन स्टेल्थ पर काम कर रहे हैं। रूस Su-57 को स्टेल्थ जेट कहता है, लेकिन इसकी रडार क्रॉस सेक्शन 0.5 वर्ग मीटर है, जबकि अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 दोनों का RCS इससे काफी कम है। इसका इंजन AL-41F1 को लेकर हमेशा से विवाद रहा। इस इंजन को बार बार अपडेट किया गया, लेकिन ये अपनी क्षमता दिखाने में नाकाम रहा। अब इसके लिए शायद रूस एक नए इंजन पर काम कर रहा है। Su-57 ने 2010 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, लेकिन आज 14 साल बाद भी रूस के पास Su-57 की संख्या 40 से भी कम है, जबकि अमेरिका का F-35 जो 2006 में आया था, आज 900 से ज्यादा यूनिट्स में ऑपरेशनल है। ये दर्शाता है कि Su-57 का रेपुटेशन खराब है। वैसे तो रूस का दावा है कि ये जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर और चीन के J-20 को टक्कर देता है, लेकिन Su-57 के पास ना तो पर्याप्त उत्पादन है, ना ही किसी बड़ी सफलता की कहानी। उदाहरण के लिए F-22 और J-20 ने जहां कई मिशन में अपनी ताकत दिखाई, वहीं Su-57 अभी तक सिर्फ दावों और विवादों में उलझा रहा। Su-57 की कीमत $40 मिलियन प्रति यूनिट है, लेकिन ये F-22 या J-20 जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। एक और दिलचस्प बात यह है कि रूस ने एक्सपोर्ट करने के लिए इसका एक अलग वर्जन तैयार किया है। रूस ने Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन Su-57E बनाया है। इसका मतलब यह है कि इसे थोड़ा कम एडवांस तकनीक के साथ बेचा जाएगा। इस बात को सुनकर आम लोग यही सोचेंगे, जब मूल Su-57 खुद तकनीकी खामियों का शिकार है, तो Su-57E की क्षमता पर भरोसा कैसे किया जाए। लास्ट में जानकारी के लिए आपको बता दें कि Su-57 में किंजल मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं सुबह 6 बजे एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।